Good morning, class. Welcome again to this unit, to this chapter. We are studying the first unit, that is principles of management. Till what we have seen the different levels of management. We have seen the functions of management. We have seen the various characteristics of management, the underlying principles of management, different kinds of organizations. Then we have seen certain functions like leadership. What do you mean? What do you mean by decentralization? What do you mean by delegation? And then we have seen Maslow's need hierarchical theory. And then we have come to we are studying right now Henry Fayol's principles of management. So Henry Fayol has given 14 different principles of management. So out of this work, we have seen up till now division of work, authority and responsibility. Then we have seen discipline, unity of command, unity of direction. Then we have seen scalar chain, subordination of individual interest to the interest of the organization. Then we have seen remuneration. Then we have seen order and so on. So up till now this much functions we have seen. अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इक्विटी. दिस इज वेरी सिंपल प्रिंसिपल. इक्विटी हम लोग को समझ में आता है. इक्विटी मतलब एक प्रॉपर इक्वल ट्रीटमेंट सभी की होना चाहिए. तो देखो यहाँ पर है व्हाट इज रिटन. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जस्टिस एंड काइंडनेस. Equity in treatment and behavior is liked by everyone. It brings loyalty to the organization and its application requires good sense, experience and good nature. अब इक्विटी मतलब क्या होता है? इक्विटी मतलब ऐसा है कि आप सभी के साथ एक जैसा बर्ताव करो. ऐसा नहीं हो कि सभी के लिए अलग अलग पॉलिसी हो. नॉट लाइक दैट. योर बिहेवियर शुड बी सेम विथ ऑल द पीपल एट ऑल लेवल्स. What happens if you feel that you are being treated inferiority or you are being treated in a very substandard way? Then what will happen? Your loyalty and your affection toward that particular organization will reduce. तो आपको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि आपके साथ एक अच्छे तरह का वहाँ पर व्यवहार हो रहा हो. और वो व्यवहार सब ऐसा नहीं कि जैसे क्या होता है कि जैसे एक मैनेजर है, एक पर्टिकुलर वर्कर उसका फेवरेट है तो उसकी गलतियों को माफ़ करता है, नज़रअंदाज करता है, उसको ज़रूरत से ज़्यादा लिबर्टी देता है, फिर उसका जो परफॉर्मेंस है उसको ज़रूरत से ज़्यादा हाईलाइट करता है. अगर वो ऐसा करेगा तो जो बाकी के जो एम्प्लॉयज़ है, रेस्ट ऑफ द वर्कर्स अंडर दैट पर्टिकुलर मैनेजर, वो उनको मैनेजर के प्रति फिर उनको आस्था नहीं रहेगी. उनके ख्याल में ये रहे तो पार्शियलिटी करता है ये मैनेजर. सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड गिव अ फेयर ट्रीटमेंट टू एवरीवन. कि अगर जिसने अच्छा काम किया तो आप उसको प्रॉपरली अप्रिशिएट करो, जिसने बुरा काम किया आप उसको समझाओ. गलती अगर एक ने गलती करी तो आप जैसा उसको ट्रीट करते हुए वैसा दूसरे को भी ट्रीट करो और एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना के रखो. ऐसा नहीं है कि मैनेजर एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ बैठ के खाना खाता है, चाय पीने जाता है और बाकियों को अवॉइड करता है. नॉट लाइक दैट. यू हैव टू ट्रीट एवरीवन इक्वली एंड दिस इज़ अ वेरी फेयर डिमांड. इसमें कुछ भी गलत नहीं है. आपको लोगों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए. वेरी सिंपल. इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है. काइंड, जस्ट एंड फेयर बिहेवियर ऑफ मैनेजर टूवर्ड्स वर्कर क्रिएट्स अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स. क्योंकि देखो जो काम का समय है वो काम तो सभी को करना है. वी आर अकाउंटेबल फॉर ऑल द वर्क दैट वी आर डूइंग. लेकिन काम के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे आप अपना अफेक्शन शो कर सकते हो. आप ये शो कर सकते हो कि हमको सब एक जैसे, हमारे लिए सभी लोग एक जैसे. ऑल वर्कर्स आर इक्वल फॉर अस. जो अच्छा करता है उसको अवार्ड मिलता है तो बेसिकली पॉलिसीज है कुछ बनी. जो बुरा करता है उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं तो उसमें किसी का कुछ पर्सनल इंटरफियरेंस नहीं है. सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. क्योंकि अगर आपको लगा कि आपके साथ पार्शियलिटी हो रही तो आप वो पर्टिकुलर पर्सन के प्रति, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आप आस्था नहीं रख पाते हो. आप उसको एक अपना मॉडल नहीं मान सकते हो. आप उसको अपना सुपीरियर नहीं मानते हो. और आपको ख्याल में आता है कि वो पर्सन की जो इमेज जो बनी, जो रिस्पेक्ट बनी वो कम होता. एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस. अगर वहाँ के वर्कर्स को उनके मैनेजर्स पर, सुपरवाइजर्स पर ही भरोसा नहीं रहा कि दे आर अनजस्ट, दे आर अनफेयर, तो फिर उनका परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी सब खत्म होना शुरू होती. बिकॉज अ ह्यूमन बीइंग वर्क्स ओनली इन अ वेरी गुड एनवायरनमेंट. ही गिव्स हिज बेस्ट ओनली व्हेन ही फील्स दैट ही इज बीन ट्रीटेड इन अ राइट वे, ही इज बीन ट्रीटेड इन अ राइट मैनर एंड ही इज ट्रीटेड बीन इक्वली विथ ऑल द अदर थिंग्स. अगर हम कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं जहाँ पे आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है कि केयर शुड बी टेकन, कि आपके खाने पीने के लिए अच्छी व्यवस्था हो, बैठने की जगह हो, वहाँ पर आपको अगर कुछ पर्सनल वर्क हो तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट हो बाहर जाने के लिए. ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर वर्कर को आप अलाउ करते हो 12 और 1 बजे आना, लेकिन एक पर्टिकुलर को आप टारगेट करके अलाउ नहीं करते. सो दैट शुड बी अवॉइडेड. और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और ऐसा बहुत जगह पे देखने आता है कि जो कुछ लोगों के फेवरेट रहते ना, उनको सब मिलते चली जाती, छूट मिलते चले जाती कि नहीं ठीक है वो आया तो चल जाएगा, वो नहीं आया तो भी चल जाएगा. लेकिन दूसरे के लिए डिसिप्लिन बहुत कड़क है. तो एक के लिए एक अलग नियम, एक के लिए एक अलग नियम. दिस विल नॉट वर्क. ये जहाँ पर ऐसी चीज़ें होगी वो ऑर्गेनाइजेशंस में कभी प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर प्रोडक्टिविटी, प्रॉपर एफिशिएंसी या प्रॉपर कल्चर डेवलप होना ही नहीं है.
लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके साथ सबसे अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा कि एक बच्चा असाइनमेंट कंप्लीट करता और मैं उसको बोलता कि ठीक है वेरी गुड, और एक कंप्लीट नहीं करता मैं उसको भी वेरी गुड बोलता, कोई बात नहीं। अच्छा, एक ने कंप्लीट नहीं किया, मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, दूसरा सेम आया उसने कंप्लीट नहीं किया, मैंने उसको बोला नहीं, ये अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू। तो ये क्या होगी? पार्शियलिटी होगी। सो दिस शुड बी अवॉइडेड एट ऑल द प्लेसेस। आप जब एक पर्टिकुलर पोजीशन पर, एक चेयर पर बैठे हो, तो ना आप किसी के भाई हो, ना किसी के बहन, ना किसी के दोस्त, ना किसी का कुछ। आप वहाँ पर एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड पर्सन हो, एक मैनेजर हो, और आपको सभी लोग इक्वल है, सब एक जैसे है। अगर राजा ही अपने प्रजा में भेद करने लग गया तो फिर वो राज्य का तो सत्यानाश ही होना है। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू ट्रीट देम इक्वली। और ये छोटी छोटी चीज़ें, इन बातों से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपका मैनेजर आपके आगे पीठ पे हाथ रख दे कि ओके बहुत अच्छा काम किया, तो आपको मोटिवेशन मिलता है कि येस दैट्स इट, मेरे काम का भी अप्रिसिएशन है। सिर्फ सैलरी एक पार्ट नहीं है, दो सैलरीज अ मेजर पार्ट, लेकिन सिर्फ सैलरी नहीं, उसके अलावा अप्रिसिएशन, काइंड वर्ड्स, कंपैशन, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एंड वी अंडरस्टैंड इट बिकॉज वी आर डीलिंग विद ह्यूमंस। हमको डेस्क बेंच या मशीन से काम नहीं करवाना है, हमको काम करवाना ह्यूमन बींग से। सो when you are dealing with human beings, so you have to understand their psychology, you have to understand their attitude, and based on that you have to deal with them. और फिर उसमें इक्विटी एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि इसमें सभी कुछ आ जाता। कि जैसे आपको किसी, एक मैं सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर कोई गलती करता है तो आप उसको सबके सामने मत डांटो, उसको अकेले में जाके अलग से समझाओ, उसकी गलती दिखा दो। लेकिन अगर कोई एक अच्छा वर्क करता है तो आप उसको सबके सामने अप्रिशिएट करो। अगर आप ऐसा करोगे ना तो लोग आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे, आपके बोलने के पहले लोग आपके काम कर दिया करेंगे। सो दैट इज़ द पार्ट, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू कि रिस्पेक्ट यू हैव टू कमांड इट, यू कैन नॉट डिमांड इट फ्रॉम द पीपल। और आप 10 लोगों के सामने किसी की गलती उछालोगे तो वो ऑब्वियसली आपसे टूट जाएगा, दिल से टूट जाएगा। और वही अगर आप उसको अकेले में जाके गलती बताओगे और उसको समझाओगे कि अगली बार ऐसी गलती कैसे नहीं होगी, आपको उसको क्या करना होगा, तो उसके लिए, तो आपके लिए उसके दिल में और रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। वो आपको एक अच्छा फॉलो करने लगेगा कि नहीं, ये जो पर्सन है वो आपको एक अच्छे लेवल पे मानने लगेगा। और इट जनरली हैपन्स कि हम किसी इंसान को मानते हैं, किसी को हम बढ़िया समझते हैं, किसी के हम इंप्रेशन में रहते हैं, गुड इंप्रेशन, तो हम उसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा वर्क करते ही करते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक बढ़ती है। सेम वेज है कि आप 10 लोगों के सामने अप्रिशिएट करो, दैट इज़ वेल एंड फाइन। यू नो, आज की जो एक ये चीज़ सेम पेरेंटिंग में भी आती है कि इट इज़ सेड टू द पेरेंट्स कि अगर आपके बच्चों को आपको स्कॉल्ड करना है तो डू इट इन पर्सनल वे, एकदम बिल्कुल आइसोलेशन में करो कि आप है, आपका बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है, तब जाओ। लेकिन उसकी अगर तारीफ करना है तो सबके सामने करो। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा असर करती है। और एक बात याद रखना, जब तक लोग हार्ट से नहीं जुड़ेंगे आपसे, आप कहीं पर नहीं जा सकते। नो, रतन टाटा has said, you must have heard it, if you want to walk fast, walk alone। अगर आपको तेज चलना है तो आप अकेले चल सकते हैं, बट if you have to walk far, अगर आपको दूर तक चलना है तो you have to walk together। अगर आपको एक लंबा सफ़र तय करना है तो आपको सबके साथ ही चलना पड़ेगा। अगर आपको बहुत फास्ट चलना है तो आप अकेले चल सकते हो, लेकिन अगर आपको लॉन्ग रन चाहिए तो सब आपके साथ ही है, मतलब हमको सब लोगों को चलना ही पड़ेगा। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इक्विटी। एक प्रॉपर इक्वल यहाँ पर सभी के साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैनेजर को लेट आना अलाउड है, इसको ये अलाउड नहीं, लो सभी के लिए कॉमन है। एक कॉर्पोरेट्स में एक जनरली फंडा होता है कि सपोज अ पर्टिकुलर मैनेजर और एक एम्प्लॉय साथ में एक राउंड ले रहे हैं सपोज इंडस्ट्री का, और कहीं पे कचरा नजर आया उनको, तो जिसकी नज़र उस कचरे पर पहले जाएगी, इट इज़ हिज ड्यूटी कि उसको उठा के डस्टबिन में डाले। वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि मैं मैनेजर हूँ, मैं इसको बताऊंगा, नॉट लाइक दैट। तो ये कल्चर फॉलो होता। तो जब अगर आपका मैनेजर आपके सामने अपनी टेबल को क्लीन कर रहा है, वहाँ से कचरा उठा के डस्टबिन में डालता है, तो इससे उसके सबऑर्डिनेट्स क्या सीखेंगे, यस अगर ये कर सकता है तो हमने तो करना ही चाहिए। यथा राजा तथा प्रजा। अगर आपको आपकी प्रजा में कैरेक्टर चाहिए तो पहले राजा में कैरेक्टर होना ही चाहिए। तो इसीलिए ये इक्विटी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक पर्सन को पर्टिकुलरली डील करते हो सही तरीके से और दूसरी पर्सन को नहीं करते हो तो ये बिल्कुल आपका ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स ही हो जाएंगे एक ना एक दिन। तो यू हैव टू ट्रीट एवरीवन इक्वली इन ऑल एस्पेक्ट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गलत हरकतें चलने देना है, गलत काम चलने देना है, आपको किसी को फेवर नहीं करना है। नो, यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स बट इट्स ऑल शुड बी इक्वल एंड क्रिस्टल क्लियरली ट्रांसपेरेंट। सबको दिखना चाहिए कि येस ये पर्टिकुलर पर्सन को आज जो अवार्ड मिला, ही डिजर्व्स इट, ही डिजर्व्स इट, ही हैज़ रियली वर्कड हार्ड फॉर इट, और वो डिजर्व ही करता है। तो सब खुश रहेंगे कि येस इट इज़ वेल एंड फाइन। दैट इज ऑल अबाउट इक्विटी। अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, ये सब लोगों को ख्याल में आता कि देयर मस्ट बी एन इक्विटी इन ट्रीटमेंट, देयर मस्ट बी ए काइंडनेस, देयर मस्ट बी ए कंपैशन।
नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। तो जैसे हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था, इफ द एम्प्लॉय टर्न ओवर और मच मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, जैसे आपके हर साल रोज रोज नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, सो दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू होल्ड योर पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज द बिगेस्ट फेलियर। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग को होल्ड करके ही नहीं रख सकते तो ये आपका सबसे बड़ा फेलियर है। और जहाँ जहाँ पर भी ऐसा होता है वहाँ की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कम होती होती। व्हाट विल हैपन, वन डे वन पर्सन विल कम, वो एक सिस्टम बनाएगा, कुछ दिन उसकी सिस्टम चलेगी और वो पर्सन चला गया, तो उसकी जगह पे अब नया पर्सन आएगा, नया गढ़ी नया राज, वो आके फिर से सिस्टम को स्टडी करेंगे, इट विल टेक सम टाइम, वो पुरानी सिस्टम में चेंजेस मॉडिफाई करके एक नई सिस्टम बनाएगा। लेकिन उसका भी कुछ इशू हो गया, वो भी वहाँ से चला गया, फिर एक थर्ड पर्सन आएगा। अब इससे क्या होगा कि लोगों को पहली बात तो इनसिक्योरिटी आना शुरू होगी, अरे यहाँ पर तो 1 साल के बाद में जॉब छूट जाता है, फिर लॉन्ग रन में कैसा। और हर कोई चाहता है कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे, हम उसके बाद लॉन्ग रन तक चल सके। ऑर्गेनाइजेशन को भी ऐसे ही लोग चाहिए जो उनके साथ एक लंबे समय तक काम कर सके, लाइफ टाइम डेडिकेशन दे सके, बट फॉर दैट यू हैव टू टेक्स पर्टिकुलर केयर। ये कब होगा, जब ये सारे प्रिंसिपल्स जो हमने डिस्कस किया आप फॉलो करेंगे, तब ये बरोबर होगा। तो आपको एम्प्लॉय को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यू हैव टू वेट हियर, वो अपने आप रुकेगा, वो अपने आप वर्क करेगा, ही विल गिव हिज बेस्ट ऑल द टाइम। अगर आप उसको यहाँ से खुश रखोगे, खुश मतलब उसको फेवर नहीं करना है, उसने काम तो करना ही करना है, काम तो ताकत से करवा के लेना है, लेकिन ये जितने सारे प्रिंसिपल्स हमने बताए कि उसको लगे कि उसके साथ अच्छा व्यवहार होता, प्रॉपरली उसके काम का अप्रिसिएशन होता, उसका रेम्यूनरेशन बिल्कुल ओके है, और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा कि उसको ये डिपार्टमेंट का है या मैनेजर का फेवरेटिज्म है, ऐसा कुछ भी नहीं, ऑल आर इक्वल। तो ये सारी भावना जब उसमें रहती तो ही इज़ गोइंग टू गिव हिज बेस्ट। नहीं तो अगर एम्प्लॉय को जॉब की सुरक्षितता नहीं है तो फिर तो ख़त्म ही हो गया काम। तो फिर तो उसके दिमाग में कंटिन्यू यही चलता रहेगा कि मैं दूसरे इंडस्ट्री में कैसे अप्लाई करूं, कैसे इंटरव्यू दूं, कहाँ से मेरा सिलेक्शन होगा और मैं क्या करूं। तो 24 घंटे माइंड में वही चलता रहेंगे एट द बैकग्राउंड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन को केयर लेना ही पड़ेगा कि आपके यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं दे मस्ट बी रिटेन्ड। यू हैव टू रिटेन द बेस्ट एम्प्लॉयज़, यू हैव टू रिटेन एज फॉर एज पॉसिबल। अगर कुछ खास रीजंस की वजह से अगर बहुत बड़ी बात होती है, वैसे कहा जाता है कि जनरली फायर तो किसी को करना ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, सो इट इज़ वेल एंड फाइन, एल्स यू मस्ट ट्राई टू रिटेन ऑल द एम्प्लॉयज़। हाँ, एम्प्लॉय अगर खुद होकर छोड़ के जाता है तो वेल एंड फाइन। और वैसे भी मैं आपको बताता हूँ कि एक ये आपने सुना होगा मराठी एक मन है, जाडू नये नाव झालू नहीं पार मागील आधार बहुतांचा, कि अगर आप एक बार क्रॉस कर दिए, जैसे आप नाव में सफ़र कर रहे हो और आपका सफ़र पूरा हो गया, तो नाव को आप वैसे ही रहने दो, वो किसी और के काम आएगी। यह हो सकता है वापस आपको आना पड़े, तो एक ब्रिज रहना चाहिए। व्हाट हैपन्स, जब आप ऑर्गेनाइजेशन लीव करोगे, कभी भी आगे याद रखना लाइफ में, वेन एवर यू आर गोइंग टू स्विच बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस, कीप फेयर रिलेशंस विद देम। आप आपके मैनेजर को बोल के रखो, इस तरह से बताओ कि देखो आपके लिए वो पर्टिकुलर दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कैसे बेस्ट है और आपके लिए क्यों जाना ज़रूरी है, कि आपकी ज़रूरत यहाँ पे हो नहीं पा रही, बट यू आर हैविंग ऑल द गुड, ये सारी के लिए आपका, इसके लिए सबके सब आपके लिए गुड फीलिंग्स इसी के साथ है। यहाँ पे आपका पूरा गुडविल बंधा हुआ है, ताकि अगर कल चल के और काम पड़े तो वो लोग आपको बुला सके। सो दैट इज द पार्ट। नो एम्प्लॉय शुड बी रिमूव विद इन शॉर्ट टाइम, देयर शुड बी रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ जॉब, अननेसेसरी टर्नओवर इज बैड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन and stability in tenure is important to get employee accustomed to new work and succeed in doing well। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़। और ये आपको पता है कि जो HR डिपार्टमेंट था, ह्यूमन रिलेशंस, ये पहले एक्चुअली डिपार्टमेंट बहुत कम इंडस्ट्रीज में हुआ करता था। देन इट हैज़ बीन वर्कड कि लोग जॉब छोड़ के क्यों चले जाते, सब कुछ सही होने के बाद भी छोड़ के जाते, फिर अगर गलत रहा तो बात ही अलग है। तो ये लोग उसी पर वर्क करते, वो आपको पहचानते हैं, आपको जानते हैं। जैसे सपोज आपके बेटे का बर्थडे है और उस दिन आपको घर पे कुछ तैयारी करने जाना है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट काम ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, तो आपको बोलेंगे ठीक है, इट इज़ ओके, आप हाफ तक काम करो एंड देन यू कैन टेक अ लीव, और वो लीव का आपको पेमेंट मिलेगा, वो आपके लीव में से डिडक्ट नहीं करेगी। ओके, आप थोड़ा आज जल्दी चले जाओ। तो सोचो अगर ऐसा मैनेजर रहा कि आपको कुछ काम रहा और आपने बोला सर अब मैं कैसा करूँ, तो आपको बोलेगा इट्स ओके, आप आपका घर का काम देखो, मैं ये संभाल लूँगा। तो फिर आप उससे जुड़ जाओगे, याद से जुड़ जाओगे बाय हार्ट, एंड यू आर गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर हिम। आप तो तैयार होगी, यस अगर ये ऐसे वक्त में मुझे मदद करता है, ही अंडरस्टैंड्स मी, ही केयर्स फॉर माई फीलिंग, तो बट ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट देयर। टर्नओवर ये बहुत बड़ा इशू है। और वैसे मैंने आपको बताया था व्हाट हैपन्स, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे लीव देयर जॉब इन फर्स्ट 6 months और फर्स्ट 1 year बिकॉज दे आर नॉट बीइंग प्रॉपरली इंट्रोड्यूस्ड इधर टू देयर ऑर्गेनाइजेशन और टू देयर जॉब। मतलब एक कल्चर जो प्रॉपरली आप अगर मिक्सअप ही नहीं हो पाए उसमें, तो लोग वहाँ पर रह नहीं पाते। और वैसे भी देखो फाइनली कि जहाँ पर आपका दिल नहीं लग रहा,
तो वहाँ पे आपका ब्रेन कितना भी बोले, आप आपकी हार्ट की फॉलो करते हैं, दैट इज़ द राइट थिंग। कि आपको वहाँ पे बिल्कुल अकेला अकेला लगता, आइसोलेटेड लगता, लोग आपके साथ नहीं आ रहे हैं, तो आप ऐसे जॉब में करोगे क्या? तो ये जो भी कारण है, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपको इंडस्ट्रीज फायर कर देगी, आपके खुद के बिहेवियर्स भी ऐसे होने चाहिए प्रॉपर, उसके बाद में ओवरऑल एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, और आपने भी एकदम शॉर्ट नोटिस पे स्विच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हर 6 महीने में एक जॉब छोड़ते हो तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे तो ही विल सी ओके विद इन लास्ट 6 years यू हैव जॉइन 12 न्यू डिफरेंट जॉब्स। तो आपका डेडिकेशन तो कुछ भी नहीं है। वी वांट लाइफ टाइम डेडिकेशन, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल विद यू। तो ना एम्प्लॉय के ना एम्प्लॉयर के, किसी के फेवर में नहीं है ये। तो टर्न ओवर शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल। देर आर सम लिमिट्स टू विच यू कैन कंट्रोल। लिमिट के बाहर गया तो नथिंग कैन बी डन अबाउट इट, बट विद इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड कंट्रोल ऑल दिस थिंग्स। अगर ये सारी बातें होती तो फिर आता है इनिशिएटिव। अगर आपको कोई एक बहुत बड़ी आइडिया हो, अगर आप आपके मैनेजर को बताने जा रहे हो कि इंडस्ट्री में देखो कैसा होता, आप कोई एक प्रोसेस का 10 मिनट भी कम करते हो ना, तो वो लॉन्ग रन में बहुत बड़ा फायदा होता है। बेसिकली बिकॉज 2 थिंग्स आर बीन देयर अंडरलाइन, 2 एजेंडास रहते हैं। एक, या तो आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, आपकी एफिशिएंसी बढ़ाओ, या फिर आप टाइम रिड्यूस करो। इन दोनों में से आप कुछ भी अचीव करते हो तो इससे ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता, फायदा होता। या तो आपको कम समय में आप ज़्यादा काम करो, या फिर आप उतने ही समय में ज़्यादा काम करो, या तो टाइम रिड्यूस करो या तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, 2 चीज़ें हैं। तो अगर सपोज आपके जो सबॉर्डिनेट्स है उसके पास कोई एक अच्छा आइडिया है एंड ही कम्स टू यू विद दैट पर्टिकुलर आइडिया कि सर अगर हम ये स्टेप को ऐसा फॉलो करेंगे तो इससे हमको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, तो यहाँ पर जो है मैनेजर का ईगो बीच में आएगा कि नहीं ये तो सबॉर्डिनेट है, ये तो कल का लगा हुआ बच्चा, ये मेरे को क्या सिखाएगा, हाउ ही इज़ डूइंग दिस, नो। तो फिर उसको बोलेगा नहीं ये आइडिया ठीक है, इट इज़ ओके। या फिर वो उससे आइडिया ले लेगा और वो क्रेडिट खुद ले लेगा, वो उसको उस वक्त तो मना कर देगा लेकिन खुद उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करेगा। तो इससे एम्प्लॉय के ख्याल में आएगा कि यहाँ बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो ये अपनी सुनते नहीं और इनको लगता है कि इनको ही सब कुछ आता है, ये अपने को इन्फीरियर समझते। और अगर अपन मैनेजर से नीचे है, मैनेजर को हम रिपोर्ट करते तो उससे हम दुश्मनी क्या लेके करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम से वो क्या करेंगे, ठीक है ना, कोई आइडिया देना ही नहीं, जैसा चल रहा चलने दो। तो अगर अगला कुछ काम आएगा तो उनको बोलेंगे आप आपके हिसाब से कर लो, तो वो मैनेजर्स को बोलेंगे नहीं सर आप हमको गाइडलाइंस बताओ, आई विल वर्क अप टू दैट। तो उसका इनिशिएशन पूरा डाउन हो गया। अब इसमें एम्प्लॉयर का भी नुकसान है और एम्प्लॉय का भी नुकसान है। अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हो जहाँ आपके आइडियाज़ की, आपके इनिशिएटिव्स की कदर नहीं है, या फिर आप आइडियाज़ और इनिशिएटिव, एक जनरल कंसेप्ट रहता कि अगर आप बहुत ज़्यादा सपोज इन्वॉल्व होते कोई चीज़ में, इनिशिएटिव लेते, तो व्हाट विल दे ऑर्गेनाइजेशन टू, मैनेजर क्या करेगा, उसको ऐसा काम उसको दे देगा वर्कलोड कि ले बेटा ये भी कर, वो भी कर, वो भी कर, 4 प्रोजेक्ट्स में डाल देगा, ताकि वो इतना बिजी हो जाए, इतना परेशान हो जाए कि उसको नया सोचने का वक्त ही ना मिले। तो ऐसे केस में क्या करेंगे सभी बंदे लोग कि यार इससे तो बेटर है कि चुपचाप बंदे रहो, कि कुछ मत बोलो, जैसा चल रहा चलने दो, जो काम आया करने दो। अब इसमें नुकसान एम्प्लॉय का भी होता है क्योंकि धीरे धीरे उसकी क्वालिटी डिटेरिएट होना शुरू होती। देखो जो तलवार को आप घसोगे नहीं, अगर कंटिन्यू मैन में रख रहेंगे तो उसको भी जंग लग जाएगा। तो अगर आपके दिमाग को भी आप ऐसा यूज़ नहीं करोगे, कुछ नया नहीं करोगे, तो रूटीन वर्क में उसको भी जंग लगना शुरू ही हो जाएगा। तो ये दोनों के फेवर में नहीं है। इसलिए आपको एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन भी मिलना ही चाहिए कि जहाँ पे आपके आइडियाज़ की कदर हो, वैल्यूज़ हो, एटलीस्ट वो सुन तो भी ले, उस पर समझ तो भी ले। और जनरली अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि वो आपकी कदर करते हैं। लेकिन जहाँ पे ऐसा नहीं होता ना, वो ऑर्गेनाइजेशन का फिर भविष्य उज्ज्वल नहीं होता। और जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं वो भी डल हो जाते हैं। बिल्कुल वो ऐसे हो जाते जैसे कि बिल्कुल आज का काम कल पे, कल का परसों पे, नरसों पे, कुछ नया नहीं, बस ज़िंदगी उनकी ऐसी होती है, रूटीन है कि बस चलते चले जा रही, एंड दैट्स ऑल। और एक बात और याद रखना कि योर प्रोफेशनल अफेक्ट्स योर पर्सनल थिंग्स। जैसा आपका प्रोफेशनल लाइफ है ना, उसका इफेक्ट आपके पर्सनल लाइफ पे होता ही होता है। अगर आप दिन भर बहुत डल और बोरिंग फील करते हो तो आपको घर पे भी वही कैरी फॉरवर्ड होता है। वही अगर आप दिन भर फुल जोश में, फुल कॉन्फिडेंस से, इनिशिएटिव लेकर, इंटेलिजेंस के साथ फुल फ्लेज में कुछ काम करते हो, तो आप जब घर पे जाओगे तो आपका फैमिली लाइफ भी वैसे ही बनता है, क्योंकि दिन भर वही एनर्जी आपके आसपास खेलते रहती है। बट अगर आप डल और बोरिंग बैठे हो दिन भर, हर काम को टालने की आदत पड़ गई, तो आपका पर्सनल लाइफ भी वैसा ही होता है। बिकॉज यू कैन ओनली गिव अदर्स द थिंग व्हाट यू हैव विथ यू। और आपके पास, आपके अंदर क्या क्या है, जो आप करते हो उसका इफेक्ट आप पर दिन भर आता है। तो दैट इज़ द थिंग, इनिशिएटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द मैनेजर्स नीड टू अंडरस्टैंड। इसीलिए जो कोर्सेज होते हैं ना, इनमें खास तौर पे मैनेजर्स को ट्रेनिंग देती, पढ़ाया जाता है कि आपके एम्प्लॉय को आप मोटिवेट कैसे करो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ बताए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करो, उसका मजाक मत उड़ाओ, उसके एजुकेशन का, उसके नॉलेज का मजाक मत उड़ाओ,
उसको ये मत बोलो कि उसको क्या समझता है, क्या ख्याल में आता है। अगर आपको उसके आइडिया नहीं भी पसंद है तो एटलीस्ट अप्रिशिएट, ओके, एटलीस्ट ही हैज़ ट्राइड, कोशिश तो की उसने आपको कुछ बताने की। ऐसा तो नहीं कि एकदम बिल्कुल डल जैसा बैठा रहा। एटलीस्ट ही इज़ इन्वॉल्व, ही इज़ सीरियस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, ही इज़ सीरियस अबाउट द थिंग्स, सो दैट शुड बी डन। एम्प्लॉय नीड टू बी मोटिवेटेड टू पुट फॉरवर्ड देयर आइडियाज और सजेशंस एंड एग्जीक्यूट देम। और देखो मैं आपको कई बार बताता, कई बार ऐसी जो आइडिया होती है वो एकदम ग्राउंड लेवल से आती है, बिकॉज एग्जैक्ट जो वर्क होता है ग्राउंड लेवल के लोगों को ही पता हो, तो वहाँ से कई ऐसी आइडियाज़ निकल के आती है जिससे आपका काम बहुत बेहतर, बहुत आसान और बहुत बढ़िया होता है। तो इसलिए यू नीड टू मोटिवेट द पीपल्स सो दैट दे शुड टेक इनिशिएटिव इन ऑल द थिंग्स, एनी आइडिया दे शुड हैव, दे शुड ब्रिंग इट टू यू। Managers should encourage their coordinators, subordinates to take initiative within the limits of authority and discipline. Initiative is concerned with thinking out and execution of a plan. It encourages energy and zeal. अगर आप इस तरह का फॉलो करते हो कि आपको कुछ नया आइडिया काम करना का, आप उसको सुनते हो, आपको सही लगती हो, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो इससे उनका मोटिवेशन और बढ़ता और उनका डेडिकेशन और ज़्यादा बढ़ते चले जाता। अब आप देख रहे होंगे जितने भी हमने प्रिंसिपल्स डिस्कस किए, ऑल व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, it is only for getting the best out of an employee. And what is an employee? An employee is a human being, and when he is going to give his best, when he is very happy, when he is satisfied, when he is being treated equally, and when he is okay with his heart, it is okay, and when he feels that the organization is his own organization, कि यहाँ पे कुछ अगर ऑर्गेनाइजेशन नुकसान होता तो मेरा नुकसान है, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ऐसा जब फील आता तो देन वन इज गोइंग टू गिव हिज बेस्ट। सो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट दिस थिंग्स, इसलिए उसको बोला था इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद पीपल, जिसमें आपको कोऑर्डिनेट करना है, कमांड करना है, कंट्रोल करना है, एंड वेन एवर यू डील विद पीपल यू हैव टू फॉलो ऑल दिस थिंग्स। वैसे भी देयर इज वन कंसेप्ट, इट इज सेड दैट 85% of the most successful people in the world, they are not successful because they are very strong in their things, they are very technical one, they were very successful because they have the capability to deal with people, and this is said in a very famous book, एक बहुत बड़ी ऑथर की एक बहुत बड़ी बुक है, उसमें बताया गया है, that is by Dale Carnegie in his books, the book is how to win friends and influence people. In this he had said कि जो 85% जो सक्सेसफुल लोग हैं ना दुनिया में, वो ऐसा नहीं है कि वो उनके काम में बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन उनको लोगों से काम करवाने के तरीके में बहुत एक्सपर्ट है। दे आर वेरी, you can say they are very much capable of dealing with people in the right way. So that is the part. You should learn to deal with human beings, and human being is an emotional person, he is an intelligent person, he is a mix of so many things. हर बंदा एक जैसा नहीं होगा, कोई सैलरी से खुश होगा, कोई एप्रिसिएशन से खुश होगा, कोई अच्छे काम से खुश होगा, कोई डिसिप्लिन से खुश होगा। तो कहीं ना कहीं आप सबको उनको समझना पड़ेगा किसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और ऐसी सिचुएशंस पैदा करने पड़ेंगे विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स एंड ऑथोरिटीज दैट दे मस्ट गिव देयर बेस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट इनिशिएटिव। मैनेजर्स नीड टू डू अ लॉट। अब आपके ख्याल में रहा होगा कि मैनेजर मतलब सिर्फ एक MBA की डिग्री नहीं है, इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे 5 लोगों की जब आप प्रोजेक्ट वर्क करोगे ना, आपके ख्याल में आएगा कि 5 लोगों की टीम को आपको संभालना मुश्किल होता, एंड द मैनेजर हैज़ टू लीड सो मैनी थिंग्स, सो मैनी पीपल, अगेन ही हैज़ टू अचीव द डेडलाइंस, ही कुड नॉट ऑफर बियॉन्ड पार्ट, जैसे उसको एक लिमिट दी है, उसके बाहर वो सैलरी भी नहीं दे सकता, वर्किंग आवर्स है, उसके बाहर वो लोगों को बुला भी नहीं सकता, और कई सारी चीज़ें, इतने सारे लिमिट्स है, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस है, बट येट ही हैज़ टू डू हिज बेस्ट एंड ही हैज़ टू गेट द बेस्ट डन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, फ्रॉम हिज सबॉर्डिनेट्स। सो दैट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए मैनेजर की लेवल ऊंची होती है, और जैसा है कि जैसे जो टेक्निकल होता है उसके ऊपर मैनेजर पर्सन होता है। सो मैनेजर का काम, अब आपके ख्याल में आ रहा होगा कि ये जो सारे हम डिस्कशंस कर रहे हैं, आपको कोई भी सिस्टम देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखो, इवन अपने घर के आजू बाजू के शादी ब्याह ये फंक्शन देखो, ये विल सी कि मिसमैनेज कैसे होता है, परफेक्ट मैनेजमेंट कैसे होता है, और कैसे वर्क करना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ें, बारीक बारीक बातों में ख्याल करना पड़ता है। सो मैनेजर मस्ट बी अ वेरी डेडिकेटेड एंड अ वेरी डिवोटेड पर्सन, बिकॉज दिस इज नॉट एन ईजी टास्क, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन द वर्ल्ड टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम द पीपल। लोगों से काम करवाना एक बहुत बड़ी बात है। दुनिया में 2 ही चीज़ का झगड़ा है, एक तो काम का है, दूसरा पैसों का है। बस वही चीज़ है कि नहीं मैं क्यों करूं, मेरे को इतना पैसा नहीं मिला, ये क्यों करूं, वो क्यों करूं। तो ये सब चीज़ें मैनेजर्स को ही करना पड़ता। और टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी प्रैक्टिकल, कोई ऐसा 100% परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जहाँ पे सभी के साथ सब कुछ बरोबर होता, कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता है। अपने घर में 2 भाइयों 2 बेटों के साथ प्लस माइनस होता है, सभी के साथ होता है। तो दैट इज़ द थिंग, लेकिन फिर भी आपको सबको प्रॉपरली लेके चलना है। सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ मैनेजर, एंड हेंस
जो मैनेजर है ही इज एट मच इंपॉर्टेंस, और इसीलिए ये सारे फिर प्रिंसिपल्स बने, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बने, दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट, हाउ टू मैनेज दिस, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. And now the last one is esprit de corps. That means motivation, spirit. It is a French word which means team spirit, कि हमको साथ में कलेक्टिवली वर्क करना है. और आप मोटिवेट कैसे करके रखोगे एम्प्लॉयज़ को, तो उसमें कई सारे फैक्टर्स है कि आप अच्छे एम्प्लॉय को रिवॉर्ड करो, उसके बाद में आप जो गलतियाँ है वो लोगों के सामने मत बताओ, आप उनको ऐसे टाइम पे बताओ जहाँ पर वो पर्टिकुलर पर्सन हो, इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, उसकी नज़रों में वो आपको बेस्ट देना चाहेगा. उसके बाद में आप कुछ किसी प्रोसेस बनाओ कि जिससे लोग मिलजुल के रह सके, एक में का सहाय करो, औगे धरो सुपंथ, क्योंकि एक अकेला पर्सन कुछ नहीं कर पाएगा. सो एंटायर टीम शुड डू इट. जैसे अगर फुटबॉल की मैच है तो आपको फुटबॉल की मैच में सभी लोग अगर बढ़िया परफॉर्म करेंगे तो देन यू आर गोइंग टू स्कोर मोर गोल्स, देन यू आर गोइंग टू इंप्रूव द चांसेस ऑफ, देन योर चांसेस ऑफ विनिंग विल इंक्रीज. लेकिन अगर आप एक दो पर्सन के पीछे पड़ रहे हो तो इट विल नॉट वर्क. सो इट इज अ टीम वर्क, एंड व्हेन इन अ टीम देयर मस्ट बी अ पर्टिकुलर एंड अ परफेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन द पीपल. कि अगर आज कोई पर्सन अपसेंट है और उसकी वजह से काम मरता है तो ये मेरी ड्यूटी थोड़ी है, वो तो उसका काम है, वो अपसेंट है तो द ऑर्गेनाइजेशन विल सी इट. नो, नॉट लाइक दैट. एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि ओके 1% इज अपसेंट एंड ही इज नॉट एबल फॉर सर्टन रीजन, वॉट एवर इट मे बी, सो वॉट आई शुड डू कि उसकी मदद मैं कर दूंगा, उसका काम मैं कर दूंगा. एंड दिस इज द पार्ट, दिस इज हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स. और ये फिर मैनेजर का काम है कि सबको रोल साथ में लो. इसीलिए देखो इंडस्ट्रीज में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में आपके सेमिनार्स होते, आपके वर्कशॉप्स होते, आपको गेम्स खिलाए जाते हैं कि जैसे कि चलो भाई एक बास्केटबॉल का कंपटीशन रखेंगे, एक वॉलीबॉल का कंपटीशन रखेंगे. तो ये क्या होता है, इससे आप टीम स्पिरिट सीखते हो. वॉलीबॉल तो खेला है सभी ने, उसमें आपको पता है कि पूरी टीम को साथ में खेलना है, आपको बताना पड़ता है ओके ठीक है तू ले, तू ये कर, तू ये कर. इंस्ट्रक्शन भी देना है, गाइडेंस भी देना है, इंस्ट्रक्शन फॉलो भी करना है, टीम प्लेयर का भी काम करना है, कभी लीडर का भी काम करना है, कभी सबऑर्डिनेट का भी काम करना है. तो ये सभी काम एक ही लेवल के लोगों को कभी करना है. तो ये सब हम कब सीखते हैं, जब हम टीम में काम करते. तो इसी तरह की टीम में आप बेस्ट परफॉर्म करो, इसके लिए मैनेजर्स कई सारी एक्टिविटीज़ चलती है इंडस्ट्रीज़ में, और ये मैनेजर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप है कि एक एक्स है एक वाई है, तो उनके झगड़े ही चलते रहेंगे. तो यू हैव टू बी दिस, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल. दैट इज इट. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनियन स्ट्रेंथ. The manager must encourage esprit de corps among his employees. Every employee in the organization must consider him as a part of team and try to achieve the team goal, because team contribution is always better than individual contribution. This is all about the principles of management. तो हमने यहाँ पर जितने भी principles देखे, these are the bottom lines, these are the essentials, this is the soul of managing things. एंड नाउ व्हेन वी डिस्कस ऑल दिस थिंग्स वी रियलाइज, अब हमारे ख्याल में आता है कि हम जिसको मैनेजमेंट समझते थे, मैनेजर समझते, तो एक छोटा सा पार्ट नहीं है, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी. एंड यू हैव टू एग्जीक्यूट इट इन अ वेरी परफेक्ट वे. यू नीड टू बी अ पर्सन ऑफ विजन, अ पर्सन ऑफ मैनेजिंग पीपल, अ पर्सन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट्स, गट्स, लीडरशिप क्वालिटीज एंड सो मैनी थिंग्स, because you have to work under someone and there are some people working under you and you have to act as a link between them. You have to get the work done, that too within a particular timeline. तो अब आपके ख्याल में आएगा कि मैनेजर्स की जो प्रिंसिपल्स है ये कितने इंपॉर्टेंट है और मैनेजर्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल स्टॉप हियर. तो यहाँ तक जो हमने देख लिया, वी हैव कंक्लूडेड हेनरी फॉयल्स 14 डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी समथिंग डिफरेंट. ओके, थैंक यू वेरी मच क्लास. शुक्रिया. जय हिंद.